नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम ABVGMC विदिशा एंड गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। सो गाइस, लेक्चर आज का भयंकर आसान। आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल की बात करेंगे और डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे। आसान है लेक्चर, सुनना बहुत बहुत ध्यान से, नोट्स बनाते जाना, कुछ भी नहीं लेक्चर में, ठीक है भाई। तो जो हमारा डेली का रूल रहता है, जैसा कि रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, क्योंकि भाई जो नया कंटेंट है उसके साथ साथ पुराना भी ग्रिप बनाना जरूरी है, पुराना भूलते मत जाना। ऐसा ना हो कि हम नया पढ़ते जा रहे हैं और पुराना आप स्किप करते जा रहे हो। तो जो हमारा रूल है रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, आप सिर्फ सुनते जाओ मुझे, पुरानी चीजें अपने आप माइंड में रिकैप हो जाएंगी। चलिए भाई स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। देखो भाई, लेक्चर नंबर 1 में बेसिक पढ़ा था हमने, जेनेटिक्स क्या होता है, देन हेरिडिटी और वेरिएशन की बेसिक डेफिनेशन के साथ वेरिएशन के दो टाइप देखे थे, ठीक है भाई, सोमेटिक और जर्मिनल। सुनते जाना, सब कुछ रिकैप हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखे थे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील वगैरह हमने सब कवर अप कर चुके थे। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है गाइस, समझ में तभी आएगा, पुराने लेक्चर्स को देखते जाओ। जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उन लेक्चर्स को आप लोग देखो, जिससे माइंड में चीजें बनेंगी और चैप्टर का ग्रिप आप लोग बना पाओगे। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 की बात करें। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़े थे, देन हमने हेरिडिटी से स्टार्ट किया था। हेरिडिटी के हमने 3 टाइप देखे थे, मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म, जिसमें हमने मेनली फोकस किया था प्री मेंडलिज्म को। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट कवर अप किए थे, जिसमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। देन हम लोग मेंडलिज्म की ओर बढ़े थे। मेंडलिज्म में डिटेल में देखा था, 4 से 5 कुछ पॉइंट्स देखे थे। उसके अंदर हमने मेंडल की सक्सेस, फेलियर्स और भी कुछ पॉइंट्स देखे थे। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, देख सकता है चैनल पर जाके। फिर लेक्चर नंबर 3 में यदि हम बात करें तो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट कर दिया था, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पहले गैमीट फॉर्मेशन देखा था हमने। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 की पावर टाइप ऑफ गैमीट की बात करें तो 2 की पावर n, जहां n क्या होगा, नंबर ऑफ विट्रो जाएगा। ये सब हमने कवर अप कर लिया था। बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में कुछ एक दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की ओर, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ इस लेक्चर को खत्म करेंगे यदि टाइम मिला तो। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, रिकैप कर लिया सब कुछ। अब सुनना मेरी बात, लास्ट लेक्चर मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगभग खत्म हो गया था। मैंने कहा था 8-10 मिनट का और रह गया है, उसे भी खत्म करते हैं। तो देखो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए सुनेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यदि पोस्टुलेट की मैं बात करूं, सुनते हैं भाई, यदि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड को देखते हुए 3 पोस्टुलेट निकाले। पोस्टुलेट ऑफ पहला कौन सा दिया था उसने, यूनिट फैक्टर। पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है भाई, पहला पोस्टुलेट, दिस इज फर्स्ट। दूसरा जो पोस्टुलेट था मेंडल ने दिया था, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। कौन सा, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट दिए थे मेंडल ने 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रखते हुए। तीसरा दिया था पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोला, सेग्रीगेशन, ठीक है भाई, यूनिट फैक्टर, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। अब सुनना बहुत ध्यान से, मेंडल ने दिए थे हमें 3 पोस्टुलेट। 3 पोस्टुलेट से मेरे पास 2 लॉ निकल के आते हैं। पहला लॉ आता है फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट से, जिसे मैं प्यार से बोलूंगा, क्या बोलूंगा प्यार से, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ, डोमिनेंस का लॉ निकल के आता है हमारे पास 2 पोस्टुलेट से। और थर्ड पोस्टुलेट से हमें साफ साफ दिख रहा है लॉ ऑफ, दिख रहा है भाई, सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकल कर आता है। समझने वाली बात यह है कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, लेकिन ये जो है यूनिवर्सल होता है। डिफरेंसेस है। यूनिवर्सल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं। कौन कौन से 2 एक्सेप्शन होते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, तो ये हमने कवर अप कर लिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतना यदि आप लोगों के समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाए भाई, ठीक है। 2 लॉ देखिए हमने, क्या देखे, 3 पोस्टुलेट से 2 लॉ हमने निकाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 3 पोस्टुलेट याद रखेंगे आप। इन लॉ के अंदर क्या आता है, इन लॉ को डिटेल में अब पढ़ते हैं हम। क्या करेंगे, इन लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए जी, इसे मैं अब रब करने जा रहा हूं, फिर इन लॉ को हम डिटेल में देखते हैं। पोस्टुलेट्स वाली बात समझ में आई भाई। पोस्टुलेट से क्या निकल के आए हमारे पास, 2 लॉ। तो पहला लॉ देखेंगे, हेडिंग डाल लो अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां आप लोगों को दिखा हुआ कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सुनना भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहला क्वेश्चन इस लॉ के ऊपर जो बिल्डअप होता है, जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो बोलता है कि भाई मुझे बताओ
कि भाई मुझे बताओ ये जो आपने लॉ बनाया है, मेंडल से बोलता है ये जो आपने लॉ बनाया है वो किस पर बेस्ड है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है। तो भाई क्या जवाब रहेगा, ये जो लॉ होता है हमारा मोनोहाइब्रिड की, किसकी, मोनोहाइब्रिड की F1 जनरेशन पर बेस्ड होता है। किस पर होता है, मोनोहाइब्रिड की F1 जनरेशन पर बेस्ड होता है। याद रहेगी ये बात, क्योंकि अब क्यों होता है, सवाल आता है क्यों होता है। जब हमने, याद करो लास्ट लेक्चर में जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो उसने हमने सेल्फिंग कराई थी, हमने प्योर पेरेंट्स लिए थे। और अगर हमने प्योर पेरेंट्स लिए थे तो F1 जनरेशन भी निकल कर आई थी। और F1 जनरेशन निकल कर क्या आई थी, यदि आपको याद होगा, हमने ऐसा कुछ पेरेंट्स लिए थे और F1 जनरेशन ये निकल कर आई थी हमारे पास। सवाल ये आता है कि F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था वो भी डोमिनेंट था। तो F1 जनरेशन के बेस्ड पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया। किसने दिया, मेंडल ने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, याद रहेंगे F1 जनरेशन पर बेस्ड होता है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि ये जो लॉ है यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल से मेरा मतलब क्या है, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके दो एक्सेप्शंस हैं, इसके दो एक्सेप्शंस हैं। इसके कौन कौन से दो एक्सेप्शन है वो मैं रेड मार्कर से यहां मेंशन कर रहा हूं। पहली बात क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। क्या नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। दो इसके एक्सेप्शंस हैं, कोडोमिनेंस और क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझना भाई, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो दोनों बातें हैं वो बातें हैं पोस्ट मेंडलिज्म की। किसकी बातें हैं, पोस्ट मेंडलिज्म की। इसे हम अपना डायहाइब्रिड क्रॉस खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये जो हैं दो एक्सेप्शन यदि मिलते हैं मुझे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इस कारण मैं बोल सकता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है जो हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस से निकल कर आता है, या मैं बोल सकता हूं मेंडल ने हमें बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस से। वो पॉइंट ये है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स वो कंट्रोल्ड होते हैं डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा। क्या होता है, देखो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है, मान लो प्लांट हाइट है, वो उसे एक यूनिट का, उसे एक यूनिट क्या करेगी, कवर अप करेगी, या मैं बोल सकता हूं कंट्रोल करेगी। उस कैरेक्टर को एक यूनिट कंट्रोल करेगी। उस यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, फैक्टर। और फैक्टर को मैं और क्या बोल सकता हूं, जीन, क्योंकि जो जीन है उसका नाम मेंडल ने फैक्टर दिया था। क्या दिया था, फैक्टर। तो सही बात है यार, एक यदि कुछ कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट क्यों होगा, उसे कंट्रोल जीन करती है, हम जानते हैं। यही बात हमें किसने बताई थी, मेंडल ने बताई थी। समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो फैक्टर होते हैं पेयर्स में आकर होते हैं। सही बात है, हमने लेक्चर में 1 में ही देखा था कि एक कैरेक्टर के दो पेयर हो सकते हैं। दो पेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो यही इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये जो फैक्टर होते हैं हमेशा पेयर्स में अकर होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्स में मिलते हैं। बहुत बढ़िया, अगर पेयर में मिलते हैं तो मेंडल ने फिर एक पॉइंट और बताया हमें। क्या बताया, समझना भाई। मेंडल ने हमें बताया डिसिमिलर पेयर के अंदर देखो पेयर में मिलते हैं, या तो ये हो सकता है, ठीक है, और या ये भी पेयर हो सकता है। लेकिन मेंडल ने बताया डिसिमिलर पेयर के अंदर एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। सही बात है भाई, ये कैसा होगा, कैपिटल टी वाला, डोमिनेंट होगा, नहीं होगा, ये अपनी अपनी चलाएगा, ये डोमिनेंस ही शो करेगा। और अगर ये डोमिनेंस ही शो करेगा तो जब सेल्फिंग करेगा तो जो हमें F1 जनरेशन में जीनोटाइप ऑब्टेन होगा तो उसका फिनोटाइप इस कैपिटल टी की वजह से ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये अपनी अपनी चलाता है। क्या करता है, अपनी अपनी चलाता है। बहुत बढ़िया, तो ये कुछ पॉइंट्स थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो हमने खत्म कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ डोमिनेंस खत्म कर लिया है। अब मैं इसे रब कर सकता हूं। भाई नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। इसी के साथ लॉ ऑफ डोमिनेंस खत्म कर लिया है हम लोगों ने। अब बढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ओर। ठीक है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत बढ़िया,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहले सवाल यही आता है कोई भी लॉ किस पर बेस्ड होता है, पहला क्वेश्चन यही बनता है इससे टॉपिक से, तो याद रखेंगे ये जो था किस पर बेस्ड था? F2 पर। किस पर था? F2। किसकी F2? मोनोहाइब्रिड की। भाई कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड की F1 पर था। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड की F1 पर था, जबकि ये जो है मोनोहाइब्रिड की F2 पर है। कौन सा? सेग्रीगेशन। ये बात याद रहेगी, मैंने यही डिफरेंशिएट कर दिया है, यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको होना है नहीं। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, पहले डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं, समझते हैं। डेफिनेशन इसकी ये बोलती है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ एलेलिक जीन एट द टाइम ऑफ, समझ रहे भाई, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ एलेलिक जीन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन थ्रू म्यूसिस डिवीजन एनाफेज 1 इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सही बात है। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को मैं एक बात और बोल सकता हूं, सेपरेशन। किसका सेपरेशन? एलेलिक जीन का एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं? जब गैमीट फॉर्म होते हैं तो एलेलिक जीन का इंडिपेंडेंटली सेग्रेट होना, मींस किसी पर निर्भर नहीं होना, इंडिपेंडेंटली अलग होना कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और कौन सी स्टेज पर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होना? म्यूसिस डिवीजन के द्वारा एनाफेज 1 जब चल रहा होता है। समझते हैं, देखना गाइस, यदि मानो मेरे पास 2n है, ये यदि जब गैमीट फॉर्मेशन की के टाइम सेग्रीगेट होंगे, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा और एनाफेज 1 के टाइम सेग्रीगेट होंगे, तो यहां n और n आएगा। क्या आएगा? n और n आएगा। मींस ये दो n यहां पर मेरे पास है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए हैं। ये कभी ऐसे सेग्रीगेट नहीं हुए हैं n+1 या n-1, ये कैसे हुए हैं? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए हैं। और कौन सी स्टेज पर हुए हैं? जब गैमीट फॉर्म होते हैं। ये क्या है? गैमीट फॉर्म हो रहे हैं। गैमीट फॉर्म होते हैं जब डिवीजन चल रहा होता है ना फेज 1 में। क्या चल रहा होता है? डिवीजन चल रहा होता है ना फेज 1 में, उसे मैं क्या बोलूंगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और देखना, और एग्जांपल इसका ये है, ह्यूमन के अंदर यदि मैं बात करूं 46 क्रोमोसोम्स यदि ऐसे सेग्रीगेट होते हैं 23 और 23, तो ये फॉलो करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन अगर यदि ये ऐसे सेग्रीगेट होते हैं 22 और 24, मतलब बात आ गई n+1 और n-1, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करेंगे नहीं। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल ये है, मानो कैपिटल टी और स्मॉल टी यदि ये सेग्रीगेट होंगे, तो ये कैपिटल टी अलग सेग्रीगेट होगा, गैमीट फॉर्म होगा, और स्मॉल टी अलग अलग सेपरेट होकर गैमीट बनाएगा एनाफेज 1 के टाइम। इस कंडीशन को मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बहुत बढ़िया, समझ में आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बात और यहां इन लोगों ने मेंशन नहीं करी है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, और क्लियर होगा अभी आपके डेफिनेशन में, उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। यहाँ मैंने ही एक बात मेंशन करना भूल गया, यदि मैं इसके बात करूं, इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, और इसका एक्सेप्शन होता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, ठीक है भाई, नॉन डिसजंक्शन जो है इसका होता है एक्सेप्शन। जैसे मानो अगर मेरे पास 2n अवेलेबल है, वो यदि ऐसे सेग्रीगेट होता है n+1 और n-1 में, या फिर ह्यूमन क्रोमोसोम 46, 22 और 22 और 24 होकर सेग्रीगेट होकर गैमीट बनाते हैं, तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लो, समझना, इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलेलिक जीन। एलेलिक जीन गैमीट बनाते समय जब सेग्रीगेट होती है, किस में? म्यूटिक डिवीजन जब हो रहा होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एनाफेज 1 में, उस लॉ को मैं क्या बोलूंगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, ये बात समझ में आई सबके। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से डेफिनेशन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में जरूर आता है, उससे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। समझना भाई, क्वेश्चन क्या बनता है नीट में? क्वेश्चन ये बनता है, मैं यहां लिख रहा हूं, 3:1 रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस
इज ड्यू टू, आपको पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर बताइएगा। जिसको आंसर आ जाए, दो ऑप्शंस दूंगा मैं आपको। I mean, इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो दो फॉर्म में रहेंगे। वेट अ मिनट गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है और बच्चे जनरली से गलत कर आते हैं। समझना, क्वेश्चन हमारा ये 3:1 रेशियो जो होता है किसका, हमने देखा भाई 3:1 रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, किसमें, फिनोटाइपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। अब इनने सवाल पूछा है जो 3:1 रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड का वो किसकी वजह से आता है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में रख रहा हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, बोथ नहीं, क्या थे इसके ऑप्शन, और इसके जो ऑप्शन मुझे मिलेंगे वो ऑप्शन सुनते जाना भाई। इसके ऑप्शन डोमिनेंस सेग्रीगेशन, देन डोमिनेंस सेग्रीगेशन, बोथ यही ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसका ऑप्शन दे सकता हूं फिर से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बोथ में यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रहा, और नन ऑफ द एबव, ठीक है। अगर, अब सुनना भाई, जिसको आ गया वो जवाब दे सकता है, जिसको नहीं आया वो समझना। अगर ऑप्शन में देखो यार, हमने देखा है ओबीसी बात है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही आंसर होगा, इसका सबको आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में मेरे पास डोमिनेंस भी दे रखा है, सेग्रीगेशन भी देखा है, तो बोथ जाएगा आंसर। अगर बोथ को ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो फिर मैं प्रायोरिटी सेग्रीगेशन को दूंगा। समझ रहे हो, मीन जो 3:1 है उसमें डोमिनेंसी का भी, डोमिनेंस का जो लॉ है उसका भी कहीं ना कहीं रोल आता है। तो यदि ये दोनों है और बोथ 1 and 2 ऑप्शन में है तो बोथ जाएगा, और अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है, दोनों है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है, डोमिनेंस भी है, तो हम प्रायोरिटी देंगे सेग्रीगेशन को। इसे हम क्या रखेंगे, प्रायोरिटी पर रखेंगे। बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हमने। इसी के साथ लॉ जो कल का पार्ट रह गया था मोनो हाइब्रिड को, सब वो खत्म किया। अब दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये रफ कर दूं भाई, दो क्वेश्चन अब और देखो, आप क्वेश्चन देखते जाओ। आज ये क्वेश्चन बन गया, अब थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में साथ के साथ समझाते जाऊंगा, साथ के साथ आपको हिंट मैं लिख दूंगा उस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, मार्कर ये देखो भाई, समझना, क्वेश्चन ये है, मेरे पास पी प्लांट 1200 पी प्लांट मेरे पास ऑब्टेन हुए। मैंने क्या किया, कल्टीवेशन किया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1200 पी प्लांट्स मुझे ऑब्टेन हुए। अब इनने पूछा है कि बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा है, डोमिनेंट कितने होंगे, डोमिनेंट पूछे, शॉर्ट में लिख दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है, इन अ क्रॉप 1200 पी प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड, डिटरमाइन हाउ मेनी डोमिनेंट प्लांट्स वर देयर। हम लैंग्वेज बना सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है 1200 पी प्लांट्स मुझे ऑब्टेन हुए, पूछा है डोमिनेंट कितने हैं उनमें से, पूछा है डोमिनेंट। सही बात है ना यार, पी प्लांट है, ज्यादा दो ही वैरायटी हो सकती थी, मैं हाइट के बेसिस से देखूं तो या तो डोमिनेंट हो सकता है या क्या हो सकता है, वो रिसेसिव मींस टॉल, या डोमिनेंट मान लो, या ऐसे टॉल मान लो, टॉल मान लो इसे आप, ठीक है। पूछा टॉल कितने होंगे या डोमिनेंट कितने होंगे, ठीक है।
तो समझना भाई, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, हमने देखा था, जिसको आ गया भाई वो जवाब दे सकता है कमेंट बॉक्स में। हाँ, हमने देखा था कि भाई यदि डोमिनेंसी की बात करी है या टॉल की बात पूछा है, तो ये जो है फिनोटाइप पूछ रहा है। यदि फिनोटाइप पूछ रहा है तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास 3:1 का आया था। 3 क्या थे यहाँ, डोमिनेंट थे। क्या थे, डोमिनेंट से शो कर रहे थे, मीन्स टॉल प्लांट्स थे। और 1 क्या था यहाँ मेरे पास, रिसेसिव था। जैसे नहीं आया वो समझ लो और नोट करते जाओ, जैसे आ गया वो भी समझ लो, ठीक है। ये जो रिसेसिव वो डॉर्फ था। तो ये तो हमारे पास एक रेशियो आया था, समझ में आई भाई, ये जो था रेशियो मुझे ऑब्टेन हुआ था 3:1 का। अब समझना, ये जो 3:1 हर जगह एप्लीकेबल होगा। यदि मैं 1200 का थर्ड पार्ट निकाल लूं, 1200 का मैं तीसरा हिस्सा निकाल लूं, तो मुझे टोटल प्लान सारे ऑब्टेन हो जाएंगे। कैसे निकालूंगा, टोटल कितने हैं 3:1 मतलब 3/4 बोल सकता हूं, इंटू 1200। अगर मैं करूंगा तो 4 3 12, 900 प्लांट्स मुझे जो हुए वो डोमिनेंट ऑब्टेन हुए। और बचे हुए, अब समझना, जैसे नहीं आया और समझो, 1200 में से कितने बचे, 300 बचे। 300 कितने होंगे, डॉर्फ होंगे, मींस रिसेसिव होंगे। अगर मैं इनका रेशियो भी लेता हूं तो 3:1 मुझे रेशियो इसका ऑब्टेन होगा। थोड़ा सा मैथ वाली बात है भाई, क्योंकि कुछ नहीं है, आसान सा है। तो अभी 3:1 रेशियो होगा, मींस 3:1 का रेशियो से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो गाइस, ये जो रिजल्ट है वो तो याद तो रखना ही आपको, पर रटना नहीं है। इससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, हर जगह एप्लीकेबल है ये। आसान सा क्वेश्चन तब बढ़ते हैं आगे, जैसे नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, और सॉल्यूशन भी साथ के साथ नोट करते जाना। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन, एक और देखें भाई, एक और देखो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, बाद में आप लोगों के लिए मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। क्वेश्चन ये है कि एक मेल है, राइट हैंडेड मेल है। कैसा है, राइट हैंड से लिखता है। और हमेशा याद रखना, राइट हैंड, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड के जो जीन होता है, जो जीनोटाइप होता है वो डोमिनेट करता है। इसकी जो एलील होती है वो डोमिनेंस शो करती है, ठीक है, राइट हैंड की। यह राइट हैंडेड एक मेल है, हेटेरोजाइगस है। पर याद रखना कैसा है, हेटेरोजाइगस। समझो आप, क्वेश्चन में लिखते जाता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, थर्ड है, सॉरी, 2 तो कर चुके ना। और राइट हैंडेड मेल है, ठीक है भाई, लेकिन ये बोला है कि वो हेटेरोजाइगस है। समझ रहे हो, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है। मैरी करता है एक लड़की से जो कि है लेफ्ट हैंडेड। अब पूछा है फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं ही आया हो तो मैं समझा देता हूं क्वेश्चन। कितना 23 मिनट, हाँ भाई देखो, एक है मेल है, राइट हैंड से लिखता है लेकिन हेटेरोजाइगस है। मैरी करता है एक लड़की से जो कि लेफ्ट हैंड से लिखती है। पूछा है जब इनके बच्चे होंगे तो वो बच्चे की लेफ्ट हैंड की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को उठा रहा हूँ, बाकी आप लोग पीक लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। एक लेक्चर हम लोग रख लेंगे लास्ट में। जो जो चाहता है कि एक लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन के लिए रखा जाए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखना भाई, अगर राइट हैंडेड है मेल तो राइट को मैं कैपिटल आर से बनाऊं, या तो ये हो सकता है राइट हैंडेड, रुको, राइट हैंडेड है, कैसा है, राइट हैंडेड मेल है, या तो ये हो सकता है दोनों कैपिटल आर, या एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। अब ये क्यों इतना हिंट दे दिया कि ये नहीं है ये है, क्यों, हेटेरोजाइगस है, ये तो होमोजाइगस हो गया, तो इसे मिटा दूं मैं, बहुत बढ़िया, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये है, मैरी करता है एक फीमेल से जो कि लेफ्ट हैंडेड है, ये है फीमेल, लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड है तो ऑब्वियसली बात है यार, रिसेसिव ही होगी, उसका तो कोई चांसेस ही नहीं है, यही होगी। पूछा है बच्चे की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्रॉस कर लो यार, आसान सी बात है। क्रॉस हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, इधर साइड में करके दिखा लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल आर, इसका पहले इससे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका इससे अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर,
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। सो गाइस समझ रहे हो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ये कैसे हैं, एक कैपिटल आर की वजह से ये दोनों राइट हैंडेड हैं, ठीक है, और ये दोनों स्मॉल आर रिसेसिव है तो ये लेफ्ट हैंडेड है। तो मीन्स 2:2 मतलब जो है रेशियो हमारे पास 1:1 मतलब 50% चांसेस हैं, 50% चांस हैं जो इनके प्रोजेनी होगी वो लेफ्ट हैंड भी हो सकती है और 50% चांस है वो राइट हैंडेड भी हो सकती है। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे ना भाई, बेसिक्स बोल सकते हैं या अच्छे कुछ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन के साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि अब कोई भी क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आता है तो आप लोगों से कर पाओगे। जो मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी और उसके अलावा जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैं कवर अप कर चुका हूं अपने लेक्चर्स के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, अब आज का मेन लेक्चर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल ठीक से हूं ना मैं? बहुत बढ़िया। जो है आज का मेन टॉपिक वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। हेडिंग डाल दो बिना टाइम वेस्ट किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस। भाई एनर्जी बढ़ा लो, भाई एनर्जी बढ़ा लो, बोरिंग टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग है। डाई हाइब्रिड क्रॉस समझना, डेफिनेशन इसकी लिखूंगा नहीं, समझेंगे जल्दी जल्दी समझेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। सुनना गाइस बहुत बढ़िया। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्विक रिवीजन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने बोला था यदि मेंडल एक कैरेक्टर की स्टडी एक बार में करता है उसे मैं मोनो हाइब्रिड बोलूंगा, और अगर मेंडल एक बार में 2 कैरेक्टर की स्टडी करता है तो मैं उसे डाई हाइब्रिड बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। तो समझना, अगर मेंडल एक बार में 2 कैरेक्टर की स्टडी बोल सकता हूं मैं, या 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स की स्टडी, एक ही बात है ना यार, 2 कैरेक्टर मतलब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स मतलब टोटल 4 ट्रेड्स की स्टडी बोल सकता हूं मैं। अगर ऐसी स्टडी करता है मेंडल तो उसे मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये समझ आ गया कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, मींस 2 कैरेक्टर की स्टडी करी थी। कौन कौन से 2 कैरेक्टर थे वो भी समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। 2 कैरेक्टर समझना गाइस, समझो 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 मेंडल ने क्या किया। हाँ भाई बहुत बढ़िया, समझते जाओ। मेंडल ने लिया सीड ली, मेंडल ने एक पी प्लांट की क्या ली, सीड ली। उस सीड के 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सीड का क्या लें पहले, कलर ले लो, कलर ले लो। दूसरा हो सकता है सीड शेप। अब बता दो भाई, सीड कलर 2 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? कौन कौन से? एक होगा येलो, एक होगा ग्रीन। अगर सीड शेप की बात करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं? रिंकल्ड हो सकता है, सॉरी राउंड होगा, और रिंकल्ड हो सकता है। तो क्या बोला था मेंडल ने, 2 कैरेक्टर की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? साथ में एक टाइम में 2 कैरेक्टर की स्टडी करने को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया, सीड कलर की और सीड शेप की कैरेक्टर की स्टडी साथ में करी, मतलब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स की स्टडी। वो कौन कौन से 2 पेयर थे? एक पेयर था ये हमारा सीड कलर का, और एक पेयर था हमारा सीड शेप का ये। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? बढ़ जाऊंगा आगे। बहुत बढ़िया, समझो कैसे इन्हें हम डिनोट करेंगे वो समझो। येलो है, कैपिटल आर बोलूंगा, ग्रीन को हाँ सॉरी आर कहां से आ गया, कैपिटल वाई बोलूंगा, और ग्रीन को स्मॉल वाई बोलूंगा, राउंड को कैपिटल आर बोलूंगा, रिंकल्ड को स्मॉल आर बोलूंगा। ठीक है, अब समझना गाइस, यदि कोई सीड राउंड है तो उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल आर हो सकता है, या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? डोमिनेंस ही है भाई, डोमिनेंस ही है, राउंड डोमिनेंट है, लेकिन रिंकल्ड का सिर्फ एक ही जीनोटाइप हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि एक ही जगह एक्सप्रेस होगा। सेम यहाँ है, यदि कोई येलो है तो या तो कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी येलो है,
ये मैंने मोनोहाइब्रिड का भी रिवीजन करा दिया, समझते हैं ना भाई। और ग्रीन रिसेसिव है तो एक ही पॉसिबल है बेचारा, 2 कैपिटल 2 स्मॉल वाई। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात? बहुत बढ़िया, बढ़ जाऊंगा आगे। ठीक है भाई, समझते जाना। ये कवर अप कर लिया हमने। अब देखते हैं मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया। ऑब्वियस सी बात है, यहां भी मेंडल ने प्योर पेरेंट्स ही लिए होंगे। ठीक है भाई, तो मेंडल ने एक पेरेंट्स तो लिए, कैसे? राउंड येलो। राउंड येलो क्यों लिए वो भी देखो। कैपिटल राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये कैसा है? इसकी वजह से आएगा राउंड और इसकी वजह से आएगा येलो। अब समझना, मैंने बोला प्योर लिए थे, यहाँ स्मॉल आर या स्मॉल वाई हो सकता था, लेकिन क्या बोला? प्योर लिए थे मेंडल ने। ये बात मैं मोनोहाइब्रिड नहीं बोल चुका हूं, तो प्योर लिए थे इसलिए पूरे प्योर इसने पेरेंट से लिए। और यहाँ भी कैसे होंगे? दोनों यदि स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, और स्मॉल दोनों वाई की वजह से ग्रीन। ठीक है भाई, अब जब सेल्फिंग करेंगे तो गैमीट फॉर्मेशन होगा पहले, तो यहाँ से ये निकल के आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से सेल्फिंग के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई निकल के आएगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन जब इनकी फॉर्म होगी तो क्या होगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगी। ये क्या है? हाइब्रिड बनाए पेरेंट से, और इसे मैं क्या बोलूंगा? F1 जनरेशन बोलूंगा। समझते जाना यार, आसान सी बातें, कुछ भी नहीं है, मैंने पहले बोल चुका है, लेक्चर आज का आसान। हाइब्रिड है, F1 जनरेशन है, बहुत बढ़िया। अब क्या है? मेंडल F2 जनरेशन की ओर पड़ेगा, तो क्या कराएगा? इसकी सेल्फिंग कराएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई इनटू कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी सेल्फिंग कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके गैमीट फॉर्म करेंगे हम। इसके गैमीट फॉर्म ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे फिर गैमीट फॉर्म इसके गैमीट फॉर्म होंगे, मैंने सिखाया था लेक्चर नंबर शायद सेकंड या थर्ड में, गैमीट फॉर्मेशन सेकंड में सिखाया था, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन जब आप इसके करोगे तो मुझे बता दो भाई, एन की वैल्यू क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, मतलब 4 गैमीट फॉर्म होंगे इसके। कौन कौन से होंगे बना सकते हो आप, मैं करा चुका हूं क्वेश्चन, लेक्चर में देखना। ये होंगे इसके कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सेम यहां होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सवाल आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर ये गैमिट कैसे फॉर्म कर दी है आपने, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेक्चर नंबर 2 जाके सुन लो। सेम एग्जांपल ले रखा था, एक टेबल बनाई थी, पूरा का पूरा समझाया था गैमिट फॉर्मेशन। एन की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे, हेटेरोजाइगस से। यहाँ कितने हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं भाई, तो 2 की पावर n बताया था, 2 की पावर मतलब 2 4 4 बन गए। और फॉकलाइन मेथड से भी सिखाया था कि 4 कैसे बनेंगे, रिपीट में यहाँ नहीं करने वाला। ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 2 सुन सकते हो जिसको नहीं आती ये बातें। टोटल यहाँ ये तो गैमिट बन गए। समझने वाली बात ये है कि अब सवाल एक और कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर कि टोटल जायगोट्स कितने बनते हैं F2 जनरेशन में, तो भाई समझ लो, अगर मैं यहाँ F2 जनरेशन लिखूं तो 16 दिख रहा है इसमें, हाँ विजिबल है। 16 जायगोट्स 16 जायगोट्स फॉर्म होते हैं। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। अब सुनना, अब F2 जनरेशन में मुझे कौन कौन से जायगोट्स फॉर्म हुए, उनका क्या जीनोटाइप था वो हमें देखना है, क्या प्रोजेनी ऑब्टेन हुई हमें, वो कैसे देखेंगे? इसको हम वैसे नहीं देख सकते हैं जो हम मेथड करते हैं, जो हमने किया था हमने अभी मोनोहाइब्रिड में, से हम देखेंगे चेकर बोर्ड से। क्यों भाई? डायहाइब्रिड है, बड़े बड़े जीनोटाइप है, तो इसे हम आसानी से चेकर बोर्ड से देख सकते हैं। मैंने कहा था चेकर बोर्ड आपके काम में आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस में। आरसी पुन्नेट का कंसेप्ट, कौन थे आरसी पुन्नेट यार? एक बार रिवाइज करा दो जल्दी से भाई। आरसी पुन्नेट ब्रिटिश के कौन थे? जेनेटिस्ट थे। कौन थे? जेनेटिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया था? चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत बढ़िया, लेक्चर 34 मिनट का हो चुका है, अभी और पढ़ सकते हैं हम लोग। ये समझ में आया? जल्दी से बना लेते हैं आरसी पुन्नेट का चेकर बोर्ड। इसका पोस्टुलेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ एक मार्कर, देखना भाई, ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब सुनो, चेकर बोर्ड फॉर्म करने का तरीका हमारे पास, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। ये था
गैमेट लिख रहा हूँ मैं, गैमेट। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, जल्दी जल्दी, ये चारों हमारे पास गैमेट थे। चेकर बोर्ड का तरीका क्या था, ऐसे में भी सेम गैमेट आप लोग लिख लो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बनाई टेबल, टेबल फॉर्म करने जा रहा हूं मैं भाई। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यही लिख रहा हूं मैं, ये एज इट इज उतार रहा हूं। आप लोग भी बना सकते हो टेबल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। सेम यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर वही सेकंड में क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या है, बॉक्स बना लो। बॉक्स बना दे भाई, लो बॉक्स बना दिए। इस बॉक्स से आपको कुछ आया हो या नहीं आया हो, ये बॉक्स काउंट करके मुझे बता सकते हो कितने जैकेट फॉर्म होंगे। अब ये भी बताया था मैंने, काउंट कर लो यार। 16 बॉक्स दिख रहे हैं, 16 बॉक्स क्या बोला था, 16 जैकेट फॉर्म होंगे। कौन कौन से होंगे वो देखना, क्या जीनोटाइप रहेगा उनका वो देखना। कैपिटल अब लिखना है एज इट इज, दो कैपिटल आ रहे हैं, उतार दिया कैपिटल, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। यहां भी लिख दो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सही लिख रहा हूँ, देखते जाना, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। सेम इधर आ जाओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कुछ नहीं करना, बस मैं यहां से इसका देखा तो इसका देखा यहां लिख दिया, इसका इसका चल रहा है, इसका इससे देखा यहां लिख दिया, इसका फिर इससे देखा यहां लिख दिया, बस सेम लिख रहा हूं, ये दोनों मिला के लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। आसान सी बात है, आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत आसान टेबल बना रहा हूं मैं आपके लिए, अभी देखो आपको टेबल कैसे याद होती है। याद नहीं है, आप आसानी से बना लोगे और ये याद भी हो जाएगी, बस समझते जाओ। सेकंड वाला, ठीक है। हाँ, नहीं, यहाँ और यहाँ, हाँ ठीक है। चलो लिख लेते हैं पहले सारे, फिर देखेंगे, फिर समझाएंगे आपको। पहले ये देखो, आसान सा, सही लिखा है, ठीक है। स्मॉल आर, कैपिटल बाय, रिंकल्ड येलो बनेगा ये, है ना। कैपिटल आर, समझते जाना भाई, टेबल बन रही है, समझते जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, आप लोग भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या था, अब कौन कौन से बॉक्स रह गए, हाँ अब ये बॉक्स रह गए हमारे पास। इस बॉक्स को लिखेंगे ब्लू कलर से, आर, स्मॉल आर, दोनों के दोनों स्मॉल, ठीक है। इसको भी इससे लिखेंगे, इसको क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। सेम इसको लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। अब आया ना पूरी टेबल सही लाइन पे। चलो भाई,
अराउंड येलो, रिंकल ग्रीन, 1 2 3, हाँ ये यूज करना पड़ेगा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल आर, दिस, ठीक है। वही राउंड येलो वाली बात आ गई। और यहाँ भी इसको अलग से क्यों रख रहा हूँ, इसी से ब्लैक से रखेंगे ना। दोनों स्मॉल, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। इसको हटाओ। अब देखना भाई, ये आपके लिए टेबल तैयार करी है मैंने, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दिस। आसानी से आप लोग बना सकते हो, मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर से पहले मेंशन करना चाह रहा था। अब ये मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, समझने वाली बात ये है, वो समझना, ठीक है। अब इसका फिनोटाइप देखना गाइस। अब देखो बिना टाइम इसकी फिनोटाइप समझो। इससे क्या आएगा, इन सब का मैंने तभी बार बार हमें लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इनको पहले ही अलग कर दिया है। कैपिटल आर जहां जहां दिख रहा है हमें, यहां इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में, यहां और यहां, इसकी वजह से आएगा राउंड। और कैपिटल वाई की वजह से येलो आएगा। तो इन सब का ब्लैक वाले जितने भी हैं उनका राउंड येलो आने वाला है। क्या फिनोटाइप, राउंड येलो, इस पूरे का और इस पूरे का, ठीक है। तो लो मैं लाइन खींचता हूं आपके लिए। अब देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, तो नोट्स अच्छे बनाने वाली बात आ गई यहां पर अब, ठीक है। थोड़ी टेबल खराब हो रही है, आप लोग मैनेज कर लेना। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये मैंने ब्लू से लिख रखा है। ये वाले कैसे हैं, राउंड ग्रीन है। कैसे हैं, राउंड ग्रीन है। और बढ़िया, ये और ये, तो ये मैं कैसे करूंगा, ठीक है। फिर लास्ट वन कैसा है, ये कैसा है, ये तीनों कैसे हैं, स्मॉल आर की वजह से कैसा आएगा, रिंकल्ड आएगा। और कैपिटल वाई आ रहा है तो येलो आएगा। अब ये मैंने इसलिए डिफरेंट कलर से लिखे क्योंकि ये सारे सेम हैं, तो हमें बाद में रिजल्ट निकालने में या काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिख रहा है, जो है हमारा रिंकल्ड ग्रीन है। एक ही है सिर्फ रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है भाई। अब ये टेबल हमारे पास ऑप्टेन हो गई। अब इस टेबल से क्या दिख रहा है मुझे ये बताओ, काउंट करके बताओ। राउंड येलो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे दिख रहे हैं मुझे, राउंड येलो। क्या निकल के आता है समझो। अब देखना रिजल्ट आप ही करोगे ऑप्टेन। ये मैंने लिखा, विजिबल है, हाँ। नाइन कैसे हैं, राउंड येलो, ठीक है। राउंड ग्रीन कितने हैं गिनो भाई, 1 2 3, ब्लू कलर से हमें लगे दिख रहे हैं राउंड ग्रीन। तो कैसे 9:3, राउंड ग्रीन आ गए मेरे पास। लिख दूं या लिख दूं, ये कैसे हैं, राउंड येलो। ये कैसे हैं, राउंड ग्रीन, ठीक है भाई, समझना। अब मुझे बताओ रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो, ग्रीन कलर से 3 दिख रहे हैं, गिनना भी नहीं है। रिंकल्ड येलो कैसे आए, रिंकल्ड, स्मॉल आर दोनों जहां रिसेसिव है रिंकल्ड, और येलो एक कैपिटल वाई की वजह से भी येलो ऑप्टेन हो जाएगा। 3 कैसे हैं, रिंकल्ड येलो। और एक कैसा है हमें दिख रहा है, रिंकल्ड ग्रीन। लिख दूं इसे भी, तो समझ रहे हो भाई, ये कैसा है हमें दिखेंगे, ये चीज हमें दिखेगी। राउंड येलो है मतलब राउंड और पीला कलर की सीड है, वो हमें दिखेगी। मींस ये क्या है, फिनोटाइप शो कर रहा है मैं। तो ये जो रेशियो आया 9:3:1, फिनोटाइप रेशियो निकल के आ गया आप लोगों के पास। क्या आ गया, फिनोटाइप रेशियो निकल के आ गया। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, यदि ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर फिनोटाइप तो समझ में आ गया, 9:3:1, 9:3:1 क्या है, फिनोटाइप रेशियो है। अब ये आता है 12 24 12 12 1,
जीनोटाइपिक रेशियो है 12-24-12-12-1, कोई नहीं पूछता है ना। वो कैसे आया जीनोटाइप रेशियो, तो आप इन जीनोटाइप को देख सकते हो, जितने सेम जीनोटाइप है उनको काउंट करो, फिर जितने डिफरेंट है उन्हें काउंट करो, यहाँ लिखते जाओगे, रेशियो निकालोगे, आ जाएगा। आज तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, ना पूछा जाएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं यार फिनोटाइप बता दिया, वहां भी जीनोटाइप बताया था तो यहाँ भी बता दो, तो बना बता दिया। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का पूछा जाता है, इसका नहीं पूछा जाता। फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए 12-24-12-12-1 मिटा दे रहा हूँ, जिसे नोट करना हो कर लेना, जरूरी नहीं है, ठीक है। 12-24-12-12-1, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं गाइस, इतना समझ में आया? कितना हो गया लेक्चर आज का? 45 मिनट का, 2-3 मिनट और पढ़ लेते हैं, देन खत्म करते हैं इसको, काफी हो गया आज के लिए। और क्या है आज के लेक्चर में, मुझे बताओ यहाँ आपको राउंड सीट्स कितनी दिख रही हैं? ये 9 राउंड है, ये भी राउंड है, तो मुझे राउंड दिख रही है 9 और 3 12। मैं लिख दूं यहाँ, राउंड सीट जो मुझे दिख रही हैं 12 दिख रही हैं। आपको मुझे ये बताओ येलो कितनी दिख रही हैं? येलो भी मुझे 12 दिख रही है, देखो 9 ये येलो और बाकी 3 ये, तो ये भी मुझे 12 दिख रही हैं। सेम आप काउंट कर सकते हो रिंकल्ड, और सेम आप काउंट कर सकते हो ग्रीन, दोनों आपको देखेंगे 4-4, ठीक है। तो कुछ ये पूछ लिया जाता है। बाकी फिनोटाइप कितने हैं? टोटल 4 हैं, देख लिया मैं। एक फिनोटाइप हमारे पास राउंड येलो है, एक राउंड ग्रीन है, एक रिंकल्ड येलो है, एक रिंकल्ड ग्रीन है, 4 फिनोटाइप है। एक ये पूछ लिया था, टोटल फिनोटाइप 4 है। कुछ और क्वेश्चन इससे बनते हैं, कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि भाई मुझे बताओ 46 मिनट का हो गया लेक्चर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलो एक दो बातें और सुन लो, खत्म करते हैं इस लेक्चर को। एग्जामिनर पूछ लेता है कि पेरेंट्स जितने कितने दिख रहे हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे दिख रहे हैं, तो यार वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। अभी शायद 5-7 मिनट और हो जाएंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा आज का। वो और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 8 से 10 मिनट की ये बातें हैं टोटल, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये खत्म करने के बाद फिर हम पोस्ट मेंडलिज्म की ओर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ हो गया शायद, क्योंकि पहली बार जिसने पढ़ा होगा ये, उसे टफ लगा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने यार ये डिफरेंट कलर से मेंशन कर रखा है एक एक बार। यदि आप लेक्चर को एक दो बार सुनोगे, समझोगे, फिर भी नहीं आया तो मुझे बताना। एक बार चाहो तो क्विक रिवीजन करवा दूं इसका, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप लोग पैनिक हो रहे हो, तो समझ लो भाई ये था क्वेश्चन था गैमेट फॉर्मेशन हमने कर लिए थे। ये 4 गैमेट फॉर्म एज इट इज यहाँ लिखेंगे, एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हम ये टेबल बनाएंगे और यहाँ हम ऐसे जीनोटाइप लिखते जाएंगे, जीनोटाइप लिख लेंगे हम। तो हम जानते हैं कैपिटल आर राउंड होगा, एक आर दिख गया या एक वाई दिख गया, वो डोमिनेंसी शो करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा तो राउंड होगा और येलो होगा। ऐसे करके जैसे हमने निकाला था राउंड येलो, राउंड ग्रीन, हम लोग सब निकाल सकते हैं। मैंने ये, आप इस टेबल को ठीक से समझो, एज इट इज बना लो, डिफरेंट कलर से बनाना इजीली ऑप्टेन हो गया ना। और ये एक याद करने का तरीका मैंने बना दिया है, आप चाहो तो मैं यहाँ डिफरेंटली ड्रॉ कर दूं, है ना, इस टाइप से कुछ। ये इस लाइन में कौन सी दिखाई दिया हमें? राउंड येलो, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 3 कोने पे हमें दिखे थे, कोने पे राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर हमें दिखा था ऐसे, हाँ दिस वन, और लास्ट था हमारा ऐसा। ये था रिंग, मतलब नोट्स बनाने के लिए आप लोग देख सकते हो, बाकी आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है, टेबल थी। तो गाइस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा 4th लेक्चर था, 8-10 लेक्चर में खत्म कर देंगे इस यूनिट को, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। और यार थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस, आपके लिए इतनी मेहनत से इतने अच्छे नोट्स बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी एक्सप्लेनिंग भी की जा रही है आपको। साथ ही आपके लिए केमिस्ट्री की कल या परसों में मैं टीचर्स अवेलेबल करा दूंगा, और कुछ दिन बाद फिजिक्स का भी मैं एक बेस्ट IIT आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, फिजिक्स के टीचर भी। तो गाइस इस छोटे से स्टार्टअप को सपोर्ट कीजिए। मेडिकोस और IITs के द्वारा ये स्टार्टअप किया गया है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। सपोर्ट करते रहिए यार, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और ज्यादा अच्छा कंटेंट, और ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे गाइस। और दूसरी बात, नीट 2021 और 22 टारगेट हमारा, आपका नहीं, हमारा भी है। आपका सिलेक्शन हमें करवाना है। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, बाकी अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।